हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक स्टडी किया था, उसके अंदर हमने मास मास, मोल मोल, वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सारे रिलेशन के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने स्टडी किया था लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी रिएक्टेंट अगर लिमिटिंग अमाउंट में है तो उससे मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा, या जो दूसरा रिएक्टेंट है दैट इज इन एक्सेस अमाउंट, वो कितना बचने वाला है, राइट। उसके बाद हमने परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द रिएक्शन या परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कैलकुलेट किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन एंड पीओएसी स्टडी करने वाले। पीओएसी इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड ऑफ रिएक्शन, राइट। देखिए, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है, इसका बेसिक मतलब है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर आप मान लो कुछ प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना बनना चाहिए, बट हो सकता है एक्चुअल में उतना प्रोडक्ट नहीं बने। हो सकता है जब आप एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि CaCO3 सॉलिड या फिर आपने N2 और H2 गैस को मिक्स किया, उससे क्या बन रहा है, NH3 गैस, राइट। सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मान लो इसका 1 मोल ले लें और इसके 3 मोल्स लेंगे तो इसके कितने मोल बनने चाहिए, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। जैसे मान लो CaCO3 होता, CaCO3 को हीट करते तो CaO प्लस CO2 गैस बनती। अगर मास के टर्म में बोलूं तो इसका कितना है, 100 ग्राम इसका मोलिकुलर मास है, इसका कितना हो जाएगा 56 और इसका कितना हो जाएगा 44 ग्राम। मतलब हमने सोचा था कि अगर मैं 100 ग्राम CaCO3 का डिकम्पोजिशन करूंगा तो मुझे 44 ग्राम क्या मिलना चाहिए, CO2 गैस। पर ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, बट जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, जो एक्सपेरिमेंटली को कैलकुलेट कर रहा होगा, तो हो सकता है जब आप रिएक्शन कर रहे हो या रिएक्शन मिक्सचर बना रहे हो तो कुछ अमाउंट बीकर के अंदर रह सकता है। हो सकता है जिस मेजरिंग सिलेंडर में आप मेजर कर रहे हो सकता है कुछ अमाउंट उसकी वॉल्स पे चिपक जाए। जिस फिल्टर पेपर के अंदर आप फिल्टर कर रहे हो सकता है कुछ अमाउंट वहां रह जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्जेक्टली मान लो 56 की बजाय हो सकता है 50 ग्राम बनाओ, या 56 की जगह मान लो 54 ग्राम बना हो। 2 ग्राम अगर वेस्ट हो गया तो इस रिएक्शन की जो यील्ड रहेगी, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे प्रोडक्ट कम बनने वाले। अगर ये 56 ही बनता तो क्या होती, रिएक्शन 100% यील्ड हो जाती, और 56 से अगर कम बनेगा देन द यील्ड ऑफ रिएक्शन विल बी लेस देन 100%। तो जनरली जो है 100% यील्ड वाली रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो हम बोलते हैं कि ये अगर 100 ग्राम रिएक्शन कर जाएगा तो इसका 56 इसका 44 बनेगा। तो ये जो अमाउंट है दैट इज ए थ्योरेटिकल अमाउंट। हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा दैट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी कि एक्चुअली में कितना बना है और आपने कितना एक्सपेक्ट किया था इनटू 100। देखिए, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बना है। एक्चुअल प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बोल सकते हो। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रोडक्ट हो सकता है, डिवाइड बाय एक्चुअल डिवाइड बाय थियोरिटिकल, कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था जो अपन पेन पेपर से निकाले, थियोरिटिकल, या फिर से बोल सकते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट इनटू 100 विल बी द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, राइट। चलिए इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज आपको रिएक्शन दे रखी है, फॉर ए रिएक्शन है 2A plus 3B giving C plus 6B, राइट। ये रिएक्शन है और आपको जो है A और B के जो मोल गिवन है, मोल ऑफ A एंड B जो गिवन है दैट इज, इसके मान लो आपको मोल दे दिए हैं 2.5 मोल्स और इसके मोल दे दिए आपको सपोज 3.6 मोल्स। 2.5 मोल किसके, A के, और 3.6 मोल है B के। तो अब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन में दिया है, या पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं अपन। देखो, फॉर ए रिएक्शन दे रखी है
initially 2.5 mole of A and 3.6 mole of B are present. ठीक है, they form 6.3 mole of D. Find percentage yield of reaction. चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, राइट। देखिए अभी हम क्या पता है, दो रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है और आपको एक डी का अमाउंट जो दे रखा है दैट इज 6.3 मोल ऑफ डी। मतलब ये एक्चुअली में आपके पास इतने मोल डी बने हैं। अब हमें निकालना है कि थ्योरेटिकली ये बनना कितना चाहिए था। अगर वो हमें आ जाता है तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं थ्योरेटिकली कितना बनता है ये। तो रिएक्शन होती है 2A प्लस 3B गिविंग C प्लस 6D। इसके मोल है 2.5 मोल और इसके हैं 3.6 मोल। चलिए लिमिटिंग अगर पता करें तो लिमिटिंग कौन होगा, 2.5 डिवाइड बाई 2 एंड 3.6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1.25 और ये आ रहा है 1.2। तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो 3 मोल ऑफ बी जो है वो 6 मोल डी बनाते हैं, मतलब उसका डबल बनाते हैं। देन 3.6 मोल कितने बनाना चाहिए, उसका डबल। तो मतलब कितना बनेगा, 2 into 3.6 मोल दैट इज 7.2 मोल ऑफ डी बनने वाले। तो ये जो अमाउंट है ये थ्योरेटिकल है, इतना बनना चाहिए था। बना कितना एक्चुअली में 6.3। तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100 विल बी दी परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। चलिए तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल कितना बनना चाहिए था 6.3 जो कि बना कितना 7.2 इंटू 100। ये हमारे पास रिएक्शन की यील्ड हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 700 बाय 8 दैट इज 64 56 87.5% विल बी दी यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना बनेगा और कितना बना। राइट, चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं इसका। एक और सिंपल सा एग्जांपल ऑन decomposition of 200 gram of magnesium carbonate, 40 gram of MgO was obtained. Find percentage yield of reaction. है, देखिए तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डिकम्पोजिशन होगा MgCO3 का, तो MgCO3 विल डिकम्पोज होके क्या बनाएंगे MgO प्लस CO2, ये बनने वाला है, राइट। अगर मास मास रिलेशन से अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो कितना होगा 60 प्लस 24 दैट इज 84 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो सॉल्व कर सकते हैं 24 प्लस 12 प्लस 48, इसका 24 प्लस 16 दैट इज 40। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम इसके थ्रू हम बोल सकते हैं। चलिए अब आपको पता है कि एक्चुअली में कितना ग्राम बना है 40 ग्राम। ठीक है, बनना कितना चाहिए था वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस हम बोल सकते हैं 84 ग्राम MgCO3, इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक मोल बना रहा है। 84 ग्राम MgCO3 विल गिव 40 ग्राम MgO, राइट। देन 200 ग्राम MgCO3 वो कितना बनाएंगे 40 बाय 84 इंटू 200 ग्राम MgO, मतलब इतना MgO बनना चाहिए था। मास ऑफ
MgO दैट इज थ्योरेटिकल वो हो जाएगा कितना 8 × 10⁻³ या 8000 डिवाइड बाय 84 ग्राम इतना बनना चाहिए था, राइट। बना कितना है 40 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। देखो यील्ड हो जाएगी रिएक्शन की एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 84 ऊपर चला गया, 40 × 84 × 100 डिवाइड बाय 8000, तो 4 से 2 टाइम्स और 2 से 42। इट मींस रिएक्शन की जो यील्ड होगी दैट विल बी 42%। मतलब ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है वो 42% ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इसका मतलब बाकी जो रहा होगा इसके अंदर क्या रहा होगा इम्प्योरिटी रही होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम इसका कर सकते हैं। एक और एग्जांपल 1.5 ग्राम ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड reacted with 1.6 gram of Br2 to produce 0.412 ग्राम ऑफ NaBr। इतना ग्राम क्या बना है NaBr बना है। ठीक है, फाइन परसेंटेज यील्ड। देखिए चलिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अपन ने पहला एग्जांपल किया था, वैसे एग्जांपल है ये भी, पर इसके अंदर सॉल्व कर लेते। देखो रिएक्शन क्या हुई है NaI और Br2 की रिएक्शन आपने करवाई है, उसने बनाया है NaBr प्लस साथ में आयोडीन गैस रिलीज हो गई I2, तो बैलेंस कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा 2 NaBr और I2, राइट। चलिए तो अपन पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं, मोल के थ्रू आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। NaI के मोल कितने होंगे, NaI का गिवन मास 1.5 और इसका होता है 23 और आयोडीन का होता है 127। I का 127, Na का 23 और Br का जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, तो 127 + 23 हो जाएगा 150, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 0.01। सिमिलरली मोल ऑफ Br2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए Br2 का गिवन अमाउंट जो है हमारे पास कितना है 1.6, तो Br2 का मोलिकुलर मास भी कितना है 160, तो ये भी कितना हो जाएंगे 0.01। तो चलिए देखो इसके भी 0.01 मोल है, इसके भी 0.01। अब हमें पता है लिमिटिंग कौन होगा, मोल डिवाइड बाय 2 मोल डिवाइड बाय 1, ये हमारे पास NaI विल बी दी लिमिटिंग। चलिए ये जो अमाउंट है NaBr का दैट इज एक्चुअल अमाउंट इतना बना है। अब हम बताएंगे, देखो इसका 2 मोल कितना बनाता है 2 मोल, तो 0.01 जो मोल है वो कितना बनाना चाहिए NaBr का 0.01 मोल। देखिए मास ऑफ NaBr जो बनना चाहिए था दैट इज मोल इनटू मोलर मास। अब NaBr का मोलिकुलर मास होता देखिए 80 + 23, तो कितना हो जाएगा 103। 80 + 23 दैट इज 103। तो कितना बनने वाला है 1.03 ग्राम। चलिए ये थ्योरेटिकल है, इतना बनना चाहिए था, एक्चुअल बना है 0.412। देन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल 1.03 × 100, तो ये हमारे पास देखिए डिवाइड बाय 10 और ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन विल बी 40%। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ जो सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है उनके अंदर भी इंडिविजुअल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दी जाती है, वो भी क्वेश्चन अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कुछ सिक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सीक्वेंशियल रिएक्शन। चलिए सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब जो सीक्वेंस में काम करे, मतलब कोई भी रिएक्शन जिसकी एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट काम करता है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो A प्लस बी उससे बन रहा है C, अगर मान लो सेकेंड रिएक्शन जो है उसमें C जो है मान लो D से रिएक्शन करके E बना रहा है, तो जिस स्पीड से C बन रहा होगा फिर वही C जो आगे जाके रिएक्शन कर रहा है D के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है E। इट मीन जो सेकंड रिएक्शन है वो कब स्टार्ट होगी, जब पहले C का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन पहले होगी, उसके बाद ये रिएक्शन साथ साथ में जैसे जैसे बनने लगेगा साथ साथ में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन, जिसमें कोई भी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट काम आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सीक्वेंस में सॉल्व करते जाइए, एक होता है हम डायरेक्टली सभी रिएक्शंस को ऐड करें और उसके थ्रू भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू अपन से समझते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A plus B giving C and 2C, सेकेंड रिएक्शन है 2C plus D giving 3E, ये रिएक्शन राइट। आपको बोला है इनिशियली 5 मोल of A and B each and axis of D is taken in a vessel। एक बर्तन के अंदर 5 मोल A और 5 मोल B और एक्सिस ऑफ D लेके रखा हुआ है। बोला आपसे फाइंड दी मोल ऑफ E फॉर्म, E के कितने मोल बनेंगे वो हमें बताना। चलिए इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो पहले सीक्वेंस के हिसाब से देखिए, तो रिएक्शन है 2A प्लस B से पहले बन रहा है C, इसके भी 5 मोल है, इसके 5 मोल है, पहली रिएक्शन है हमारे पास। तो इन दोनों में पहले क्या पता करेंगे, मोल हमें पता है तो हम पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये 5/1, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा A। चलिए 2 मोल A 1 मोल C बनाते हैं। ठीक है, तो 2 है तो उसका आधा C बन रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से, राइट। तो 5 मोल A है हमारे पास, तो C कितना बनना चाहिए, 5 का आधा, दैट इज 2.5 मोल ऑफ C विल बी फॉर्म। ठीक है, फिर ये जो C है वो आगे रिएक्शन कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है 3E। तो अब C के कितने मोल हो गए हमारे पास इनिशियली 2.5, तो ये कंपाउंड किसमें दे रखा है, एक्सिस के अंदर। इसका मतलब C क्या रहेगा, वो लिमिटिंग होना चाहिए, जब एक एक्सिस में है तो दूसरा क्या होगा लिमिटिंग। चलिए तो इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इसके 2 मोल इसके 3 मोल बनाते हैं, राइट। तो इसके 2.5 कितने बनाएंगे यूनिटरी मेथड से, मोल ऑफ E कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड कि 2 मोल से 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो 2.5 से कितना बनेगा 3/2 इंटू 2.5, तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा 7.5/2। ठीक है, तो कितने मोल हो जाएंगे 7.5/2 विल बी दी आंसर, मतलब ये हो जाएगा 3.75। ठीक है, 3.75 मोल E के बनने वाले हैं, ये हमारा आंसर है। इसमें हमने क्या किया, पहले ये रिएक्शन सॉल्व करी फिर उससे ये, अगर मान लो 3 होती तो फिर इसके थ्रू अपन थर्ड रिएक्शन सॉल्व करो। एक तरीका ये है, एक और तरीका होता है हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दोनों रिएक्शन को ऐड करके भी आंसर लेके आ सकते हैं, पर उसके लिए रिएक्शन जो है उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, देखिए 2A plus B giving C and 2C plus D giving 3E।
क्वेश्चन जब भी होते हैं तो उनमें हमें क्या करना है बेटा कि ये जो कॉमन रिएक्टेंट होता है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट और इसका जो रिएक्टेंट है जो कॉमन है, वो दोनों के मोल जो है वो कैंसिल आउट होने चाहिए। तो जब आप इन रिएक्शंस को ऐड करो तो इस तरह से ऐड करो कि जो कॉमन वाला है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब वो कैसे कैंसिल आउट होगा? इस रिएक्शन में C का कोएफिशिएंट है 2, इस रिएक्शन में C का कोएफिशिएंट है 1, मतलब हम क्या करें, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या इसको डिवाइड बाय 2 कर दें। तो बेटर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैंने अगर रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो देखिए फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, दोनों को, इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ये 4a प्लस 2b 2c और 2c तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा d और ये क्या हो जाएगा 3e, दैट विल बी द फाइनल रिएक्शन। फिर से समझते हैं, जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो आप दोनों को, जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता है यहाँ 3 होता है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 2 से करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन बनी हमारे पास। अब इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए के मोल है 5, बी के मोल है 5 और ये किसमें एक्सिस में। अब लिमिटिंग देखेंगे अपन कौन सा होगा, देखो 5/4 5/2 और ये तो एक्सिस में, इसका मतलब ए विल बी द लिमिटिंग। ठीक है, अच्छा ए लिमिटिंग है तो यूनिटरी मेथड भाई 4 मोल ए वो बनाते हैं 3 मोल ई, इस रिएक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देन हमारे पास कितने 5, तो 5 मोल ए शुड हैव फॉर्म 3/4 into 4, 3/4 into 5 मोल ऑफ ई, कितना हो जाएगा देखो 15/4, 15/4 कितना होगा 15/4 15/4 will be 7.5/2 मतलब 3.75 मोल। ठीक है, ये वही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन है 3 4 5 तो सबको कॉमन को मल्टीप्लाई करके या उसको बैलेंस करके ऐड करके अल्टीमेटली फाइनल आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो ये दिखने में बड़े प्रॉब्लम है पर आसानी से कंप्लीट हो जाता है। 2 मोल of KClO3 is decomposed completely to produce oxygen gas, to produce oxygen gas. How many mole of butane C4H10, butane या ब्यूटीन लिख लेते हैं, ब्यूटीन C4H8 can be burned completely by the O2 gas produced। देखो हमें बताना है कि इतने मोल ब्यूटेन के ब्यूटीन के कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे, इतनी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होने वाली। कहने का मतलब ये, इस सवाल में अगर आपको इक्वेशंस नहीं दिए तो अपन बना सकते हैं। देखो KClO3 का डिकम्पोजिशन होगा, उससे बनेगा KCl प्लस ऑक्सीजन गैस उससे निकलेगी। फिर बोला है कि ये ऑक्सीजन गैस किससे रिएक्शन करने वाली है, ब्यूटीन के साथ। C4H8 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2, राइट। बैलेंस कर सकते हैं, 8 और 4 12, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, बैलेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 2, ये 2 और ये 3 हो गया, रिएक्शन बैलेंस। एक तरीका तो वही हो गया इस क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ से KClO3 के मोल से O2 के मोल निकाले, फिर O2 के मोल लिख के यहाँ पर और C4H8 के मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसके कितने मोल गिवन है, देखो बेटा 2 मोल्स,
ठीक है। तो हमें पता है इसके 2 मोल कितने मोल O2 बनाते हैं बेटा, 3 मोल O2 बनाएंगे। तो आपके पास कितने 2 मोल, तो O2 के कितने बनने चाहिए, 3 मोल O2 बनना चाहिए। ठीक है, O2 यहाँ पे कितना हो गया 3 मोल। तो अब हमें पता है 6 मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल C4H8, मतलब 6 मोल O2 के 1 मोल ब्यूटीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे कितने 3 मोल, तो वो किससे रिएक्शन करने चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। सिंस 6 मोल O2 burn 1 मोल C4H8, देन 3 मोल O2 वो कितना बर्न करेंगे, 1/6 इंटू 3 मोल C4H8, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल। हमारे पास C4H8 के कितने मोल बर्न हो गए, 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसके अंदर जिसमें हम परसेंटेज यील्ड और सीक्वेंशियल दोनों का कंसेप्ट एक साथ देख सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 सक्सेसिव रिएक्शन दे रखिए, A से B एंड B से C have yield of reaction 90% and 80% respectively. What is overall yield of reaction? चलिए दोनों कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं उनको अपन कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन की यील्ड निकालें। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट है। देखिए ए से पहले बन रहा है बी, ठीक है, और बी से क्या बन रहा है सी। एक तरीका क्या है, अपन दोनों को ऐड कर दें, कॉमन है, ए और बी दोनों कॉमन है, लेकिन ये रिएक्शन जो है दोनों 100% नहीं हो रही है, इसलिए अपन दोनों में इक्वल अमाउंट कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए इनको ऐड अब की बार नहीं किया जा सकता। अगर मान लो रिएक्शन दोनों 100% होती तो फिर मैं ऐड करके बी और बी को कैंसिल आउट कर सकता, बिकॉज कि जितना बी यहाँ पे बनेगा उतना ही बी यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए था अगर 100% रिएक्शन हुई तो, पर अभी रिएक्शन 100% नहीं है, इट मीन जितना बी बनेगा उतना पूरा रिएक्शन नहीं करेगा। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, देखो रिएक्शंस को अलग अलग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो इसका क्या है, 1 मोल आपको गिवन है, सपोज लेट इनिशियल मोल अपन मान लेते हैं, इसके कितने हैं 1 है, तो रिएक्शन ये कितनी परसेंट हुई है 90%, इसका मतलब इसमें से 90% ही रिएक्ट किया होगा, तो 90% कितना होता है 1 का 0.9, तो ये कितना बन गया होगा 0.9, और ये कितना बच गया होगा 0.1। ठीक है, फिर आगे ये 0.9 रिएक्शन कर रहा है, पर ये रिएक्शन जो है वो कितना कंप्लीट हो रही है 80% ही कंप्लीट है। अगर ये 100% होती तो इसके कितने बन जाते 0.9, बट अभी कितना है 80%, तो 0.9 का 80% कितना होता है 80% ऑफ 0.9 कितना हो जाएगा, देखिए 0.72। तो यहाँ पे कितना रिएक्शन हो रहा है 0.72, तो ये कितना बनेगा 0.72 बनने वाला है। तो मोल ऑफ सी जो है वो कितना बना 0.72, ये है एक्चुअल मोल। ठीक है, अगर अपन देखें तो थ्योरेटिकली अगर आपके पास 1 मोल ए है तो ये दोनों रिएक्शन अगर 100% होती, 1 मोल ए से बी के कितने बनते 1 मोल, और उसी 1 मोल बी से सी के कितने बनते 1 मोल सी, इसका मतलब एक्चुअली में कितना बनना चाहिए था 1 मोल, पर ये दोनों रिएक्शन जो है वो 80 और 90% कंप्लीटेड है, इस वजह से कितने मोल बने हैं 0.72। तो ओवरऑल यील्ड की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल यील्ड एक्चुअल में बना है 0.72, बनना चाहिए था 1 into 100, देन यील्ड विल बी 72%। एक तरह से भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक्स करके भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी होगी, पर
90% है, उसका 90% रिएक्ट कर दिया, 80% है तो रिएक्टेंट का 80% रिएक्ट किया, और अल्टीमेटली ए और सी को अपने देख लिया कि उसमें कितना बनना चाहिए था और बना कितना। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिक्वेंशियल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करना। एक एग्जांपल अपन पैरेलल रिएक्शन का भी कर लेते हैं। तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब तो ये होता है कि रिएक्टेंट सेम होता है, सेम रिएक्टेंट है, वो दो अलग अलग रिएक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिलके सी बी बना रहे हैं, और सपोज ये दोनों मिलके डी बी बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? पैरेलल, मतलब दो रिएक्शन एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल, if 6 mole of KClO3 are decomposed according to following reaction, calculate the mole of KClO4 produced। मैं बनने वाले को बताने आपको, if mole of O2 form are 3। देखिए O2 के अगर मोल बने 3 तो बताना है आपको KClO4 के कितने मोल बने। तो आपको जो रिएक्शन दे रखी हैं, दो पैरेलल रिएक्शन है, एक तो KClO3 बना रहा है KCl प्लस 3O2, एक ये रिएक्शन है, और वहीं पे KClO3 वो फॉर्म कर रहा है KClO4 प्लस KCl। हमारे पास दो पैरेलल रिएक्शन दे रखी, सेम रिएक्टेंट है, वो दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, तो अब इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन है। देखो, एक तो हमारे पास कंडीशन है कि दोनों के जो KClO3 के कितने मोल है? टोटल 6 मोल। मान लेते हैं पहली रिएक्शन में KClO3 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? x मोल, और दूसरी रिएक्शन में KClO3 के कितने मोल यूज हो रहे हैं? मान लो y मोल। इसका मतलब टोटल KClO3 कितना है? x प्लस y, और वो कितना दे रखा है? 6। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें पता लग गई। चलिए, एक और चीज हमें गिवन है अबाउट दी अमाउंट ऑफ O2। चलिए, ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 2 मोल KClO3 3 मोल ऑक्सीजन फॉर्म करता है। आपके पास कितने KClO3 है? x मोल। तो 2 मोल बना रहा है 3, x मोल कितना फॉर्म करना चाहिए था? 3/2 इंटू एक्स। फिर से समझो, 2 मोल जो है वो 3 बनाता है, 2 रुपए में 3 चॉकलेट आती है। तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो कितने चॉकलेट आएंगे? 3/2। x रुपीज होंगे तो 3/2 इंटू एक्स जो हमारे पास मोल ऑफ O2 होगी, और वो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो गिवन है मोल ऑफ O2 दैट इज 3/2x, और वो क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखिए 3। तो 3 इज इक्वल टू 3x/2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4। और y इज इक्वल टू अगर 4 हो गया तो इसका मतलब इस रिएक्शन में KClO3 के कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं? 4 मोल। सिंस वी नो दैट 4 मोल KClO3 3 मोल KClO4 बनाता है। ठीक है, तो 4 मोल कितने बनाएगा? 3 मोल KClO4। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोल ऑफ KClO4 इज इक्वल टू। ठीक है, एक और बार एग्जांपल को अच्छे से समझना। चलिए, नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं POAC, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, दैट इज POAC। देखिए कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि POAC दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं समझाता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि POAC उसी रिएक्टेंट या उसी एटम पे लगता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है, मतलब वो लिमिटिंग होना चाहिए, है। तो पहले तो हम लिख सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ऑन लिमिटिंग reactant or the element which completely reacted in reaction। तो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो लिमिटिंग होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो एलिमेंट या वो एटम, उस पर हम POAC लगा सकते हैं। सेकेंड चीज जो है POAC का यूज क्या है। POAC बेटा आप तभी यूज करना जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे और आपको लिमिटिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे तो लिमिटिंग पता नहीं कर पाओगे। पर क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कौन सा चीज लिमिटिंग है, बिकॉज हो सकता है बोल दे कि ए जो है वो एक्सिस में है और ए और बी की अगर रिएक्शन है तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं बी क्या होगा, लिमिटिंग होगा, राइट। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी तब अपन POAC यूज करेंगे। और POAC के लिए क्या करेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, अगर बैलेंस्ड है बेटा तो अपन सिंपली यूनिटरी मेथड जो अपन कर रहे थे, मास मास मोल मोल वॉल्यूम वॉल्यूम, वो अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर बैलेंस नहीं हो पा रही है, डिफिकल्ट रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो अपन POAC का टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ये आपके पास रिएक्शन है KClO3, वो कन्वर्ट हो रहा है KCl + O2, ये रिएक्शन। अब मान लो ये रिएक्शन मुझसे बैलेंस नहीं है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑल क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब जितने Cl है वो सारे के सारे कहां चले गए, प्रोडक्ट में। इसका मतलब जितने एटम Cl के रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही एटम कहां चले जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो अपन क्लोरीन पे POAC लगा सकते हैं। एक और बात समझते हैं, इंफॉर्मेशन अगर दी है ऑल क्लोरीन एटम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो Cl है दैट इज लिमिटिंग, या बोल दिया ये पूरा कंपाउंड क्या है, लिमिटिंग। पूरा कंपाउंड लिमिटिंग है, मतलब ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चले जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ POAC ऑन क्लोरीन, इसका मतलब क्या होगा, एटम्स ऑफ Cl इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ Cl इन प्रोडक्ट साइड। ये दोनों साइड में अपन इसके एटम को बराबर कर देंगे और एटम हमें निकालना आता है। एटम क्या होता है, मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे जैसे एटॉमिसिटी क्लोरीन की 1 है तो इसके मोल मान ली X, सपोज इसके मोल है Y और इसके एटम कितने हैं 1, तो अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पे लगाया होता तो यहाँ पे मान लो इस कंपाउंड के मोल से X इंटू Na, देखो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम X इंटू Na इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पे Y इंटू Na इंटू 2 इसकी एटॉमिसिटी थी, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या एटम पे अपन POAC लगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन इसको तभी अपन यूज करेंगे जब रिएक्शन हमें बैलेंस नहीं पता है या बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है या उसके मिड के रिएजेंट ही आपको नहीं पता, ऐसे केसेस में इसका यूज करेंगे। चलिए बेटा देखो, क्वेश्चन गिवन है all the carbon atoms present in KH3 C2O4 whole twice
डॉट 2H2, ये कंपाउंड दे रखा है। when 254 ग्राम is converted into CO2, find weight of CO2 form। CO2 के कितने ग्राम बने हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 39 होता है। इस पूरे मॉलिक्यूल का अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब हुआ क्या, आपको अब इसमें क्या रिएक्शन हुई है ये पता नहीं, बस इतना पता है कि ये जो है वो कुछ रिएक्शन हुई होगी और किसमें कन्वर्ट हो गया होगा फाइनली CO2 के अंदर। ठीक है, और बस एक इंफॉर्मेशन है कि ऑल कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू CO2। इसका मतलब कार्बन एटम क्या रहा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो कार्बन पे अपन POC लगा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं POC ऑन कार्बन, बस C एटम पे POC लगा सकते हैं एंड वो क्या हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट साइड। चलिए तो इसके नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। अब ये मोल जो होंगे वो किसके हो जाएंगे, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के यहाँ पे CO2। देखिए अब हमें CO2 का मास पता करना है, तो मान लेते हैं CO2 के मोल कितने x, अगर x आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा इनटू Na इनटू इधर CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 1। सिमिलरली इस प्रोडक्ट के अंदर सॉरी इस रिएक्टेंट में कार्बन कितने, देखो 2 इंटू 2 4 है, 2 तो C2O4 में इंटू 2 हुआ है तो 4 हो जाएंगे। तो एटॉमिसिटी 4 इंटू Na इंटू यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोल। चलिए तो इसका गिवन मास है 254, इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास हम निकालते हैं, कितना होगा देखो 39 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 18 इंटू 2 36 प्लस इस कंपाउंड का कितना होगा ऑक्सीलेट का 64 प्लस 24 88 64 और 24 8 88 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल 16 176। ठीक है, देखिए टोटल अमाउंट मोलर मास का कितना हो गया, यहाँ पे ऐड करेंगे 12 और ठीक है 10 14 15 और 254 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो इसके मोल कितना हो जाएंगे देखो 254 अपॉन 254, ये इसके मोल हो गए। मोल ऑफ इस कंपाउंड, मोल इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी और कार्बन के एटम हमने दोनों साइड में बराबर कर दिया। तो देखो बेटा ये 1 हो गया, एन से Na कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ रही है 4, मतलब मोल ऑफ कार्बन जो है वो कितने हो गए 4, और 4 मोल कार्बन मतलब 4 मोल CO2 होगा। ठीक है, तो मोल ऑफ CO2 है हमारे पास 4, तो मास ऑफ CO2 मोल इंटू मोलर मास, मोल है और मोलर मास 44, ये कितना है 176 ग्राम विल बी दी आंसर। ठीक है, तो POC अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूं बेटा, बाकी फिर आप क्वेश्चन के सॉल्व कर ले। एक और एग्जांपल है, a sample of KNO3 weighing W ग्राम, सैंपल का मास है W ग्राम, अंडरगो है सीरीज ऑफ रिएक्शन, उसकी बहुत सारी रिएक्शन हमने कराई हैं, एंड
in such a way that all nitrogen atoms are converted to, और सारे नाइट्रोजन एटम किसमें कन्वर्ट हो गए, K2 Zn3 Fe CN6 whole twice. Find mole of product फॉर्म। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसके मोल कितने बने वो हमें कैलकुलेट करना। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, आपको गिवन है मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ KNO3, वो गिवन है, दैट इज M1। सिमिलरली मोलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, इसका मोलर मास है M2। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जितना भी KNO3 था, ऐसा हमें गिवन है कि जितना भी KNO3 था वो सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद बहुत सारे रिएक्शंस हुई, बीच में देखो जिंक भी आ गया इसके अंदर, Fe भी आ गया, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट से रिएक्शन हुई होगी, और फाइनली क्या बना होगा, K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस। अब हमें ये रिएक्शन पता नहीं क्या हुई, इसलिए इसको हम कौन सा मेथड लगाएंगे, POSC। अब आपको बोला कि सारा नाइट्रोजन गया, मतलब नाइट्रोजन पे POSC लगा सकते हैं, तो POSC ऑन नाइट्रोजन। चलिए इधर KNO3 के मोल कितने हो जाएंगे, इसका W ग्राम दिया है, तो देखो मोल कितने होंगे, W डिवाइड बाय M1 इसके मोल इंटू Na इंटू नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 1 है रिएक्टेंट में। सिमिलरली इसके मोल पता करने, तो मोल ले लेते हैं, फिर कितने इसके मान लो X इंटू, ठीक है, Na इंटू यहाँ पे कार्बन के एटॉमिसिटी देखिए बेटा 6 इंटू 2 है, तो कितने कार्बन हो गए, 12। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू W अपॉन M1 बाय 12। ये हमारे पास मोल ऑफ दिस कंपाउंड आ। अगर इस कंपाउंड का मास पूछा जाता तो मोल इंटू मोलर मास कितना है, M2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, POSC जो है वो इजी कॉन्सेप्ट है, पर उसके लिए किस पे लगाएंगे, उस एलिमेंट या उस मॉलिक्यूल पे लगाते हैं जो लिमिटिंग हो, और तभी लगाएंगे जब अपन बैलेंस नहीं कर पा रहे या डिफिकल्टी है बैलेंस करने के अंदर, ठीक है। चलिए बाकी इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, इडियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, जो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।